संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। आज हमने फैसला लिया है जी। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत चाह रहे हैं, उनकी बड़ी मुझे सपोर्ट है कि डिपार्टमेंट को बढ़िया चलाओ, और पूरी टीम ने, पूरे जो हमारे ऑफिसर्स ने बहुत यूनिटी से आपस में एक मत हो के हम सब काम कर रहे हैं। उसका हमें लाभ ये मिला कि हमारा रेवेन्यू बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। उस रेवेन्यू बढ़ने का ये हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गौशाला में 7 से जो रुपये था पर यूनिट वो 2 रुपये कर दिया, बहुत बड़ा कंसेशन दिया है। नंबर 2, 37 पैसे पर यूनिट जो बिजली में कम करा है वो बहुत बड़ा है कि हमें पूरे स्टेट एक्सचेकर पे 1200 करोड़ रुपए का हमें साल का घाटा आ रहा है। कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है, 1200 करोड़ रुपए एकदम कंज्यूमर को माफ़ कर दिया। तीसरा, आज हमने फैसला ले लिया कि वो हो गया हमारे, मैंने भी साइन कर दिया उस पर फाइल पे, कि जितने अब तक के पेंडिंग बिल थे, चाहे वो इंडस्ट्री का था, चाहे कोल्ड स्टोरेज का था, चाहे कोई कंज्यूमर का था, मतलब छोटे उपभोक्ता से लेके बड़े से बड़े आदमी तक, चाहे RO का था, जिनका कनेक्शन कट गया था नॉन पेमेंट ऑफ बिल की वजह से, जहाँ किसी की तरफ बिल हो गया हमारा 2 करोड़ रुपया, वो बिल भर नहीं सकता, फैक्ट्री नहीं चल रही, हम अपना बढ़ा के उसे 3 करोड़ कर लें, 4 करोड़ कर लें, कोई पैसा तो आ नहीं रहा था। तो मैंने CM साहब से उनसे डिस्कस किया, वो एग्री हो गए। हमने अब फैसला कर दिया कि पहले 25% जमा कराओ, उसके बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना दो, जितना अमाउंट है उसी हिसाब से 8 या 10 जितना वो कितनी पेमेंट दे के करा सकता है वो कर दिया। और अब सब कनेक्शन जो ऐसे थे वो आज से हमने शुरू कर दिया कि वो अपना कनेक्शन कराएं और अपनी बिजली चलाएं। उसमें हमारा जब बिजली चलेगी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, जो एक रुकी हुई पेमेंट थी वो हमारी आ जाएगी। इसका डिपार्टमेंट को और उपभोक्ता दोनों को बहुत बड़ा फायदा है। पहली बार एक बड़ा हिस्टोरिकल फैसला हुआ है। हाल ही में जो पंजाब में जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया और जो है वहाँ पे दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया है, पंजाब के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला किया। सवाल ये नहीं है दलित आप हम देश के सिटीजन हैं, सभी बराबर हैं। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, उनकी पार्टी का किसको बनाए नहीं बनाए उसमें हमारा कुछ कहना नहीं बनता। पर एक बात ज़रूर है कि वहाँ ये जो फैसला हुआ है इससे कांग्रेस रसातल में गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस को ही पिछली बार वोट मिले थे, वो इंडिस्पेंसेबल हैं आज के दिन कांग्रेस में, और उसे सब लोगों ने हल्ला मचा के चलो उसे हटा दिया। एक शाही परिवार से था, अपनी स्वाभिमानी आदमी था, उसने इस्तीफा दे दिया। पर अब कांग्रेस का मैं समझता हूँ कि जो हरियाणा में स्थिति हुई थी वो ये कांग्रेस 5-4 पे जाएगी, कांग्रेस ख़त्म है। अब वहाँ फाइट जो आएगी वो अकाली और BJP में आएगी, जनता पार्टी पे नीचे चली जाएगी। जो बहुत बड़ा सिख वोट बैंक है वो अकाली दल को माइग्रेट होगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा। या जो सेमी अर्बन सीट है वहाँ वो जो BJP का कैंडिडेट होगा उसे पड़ेगी। आम आदमी पार्टी का भी कुछ पंजाब में नहीं बनेगा, पिछली बार थोड़ी सीटें आ गई थी, अब वो मामला नहीं रहा। वहाँ फाइट अकाली दल और BJP में रहेगी। तो सब कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि किसान आंदोलन के चलते अकाली दल और BJP की खिलाफत हमें देखने को मिल रही है, तो उनको उसका लॉस नहीं होगा? देखिए, किसान का जो आप कह रहे हैं वहाँ मेरा अपना ख्याल है कि कुछ किसान कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं, पर वो एक आंदोलन तक है, उससे मैं नहीं समझता कि ज़्यादा वोटों में कहीं सेंध कर सके। पॉलिटिकली लोग बहुत सियाने होते हैं, देख के देते हैं। जो किसान आंदोलन में बैठ के एक्सप्लाइट करके लोगों को लेना चाहे उन्हें वोट नहीं मिलेगा। ये लोग अपने अगले कल काम लेने होते हैं, पॉलिटिकली जो जमे आदमी होते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं। कोई अपनी लॉयल्टी पॉलिटिकल आदमी से सोच बदलने से पहले 100 बार सोचता है। दूसरा, कांग्रेस का रसातल में जाने के एक ये भी कारण है कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस संभाली है, कांग्रेस बहुत नीचे जा रही है। वो मतलब
पार्लियामेंट में पहले 44 सीट थी, फिर 40 पे आ गई, अगली बार मैं समझता हूँ इससे भी नीचे जाएगी। वो लीडरशिप दे नहीं सके। जैसे कहते हैं, चाणक्य ने कहता है कि बिना सेनापति के फौज की वो स्थिति होती है, जो एक भेड़ बकरियों के झुंड के साथ अगर गवाला नहीं हो तो भेड़ें कोई इधर निकल जाएगी, उधर निकल जाएगी। आज कांग्रेस में कोई सेनापति नहीं है, और कांग्रेस में तंवर बन गया, शैलजा बन गए, ऐसी जब चीज़ें जाएंगी उधर इसको बना दिया, सारा कुछ जीरो होने जा रहा है, कांग्रेस खत्म है। तो साहब, अभी सिरसा में कुछ दिन पहले आपने एक यूथ ब्रिगेड का जो है वो निर्माण किया था, एक यूथ ब्रिगेड बनाई थी। उस यूथ ब्रिगेड के क्या क्या काम होंगे, क्या क्या उनको पावर्स जो है वो दी गई है? देखिए, जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं उन्होंने अपने आप ही बनाई है, यूथ ब्रिगेड बनाई है। और वो यूथ ब्रिगेड अच्छे काम के लिए है कि लोगों में जाएं, कहीं गांव में जो आपस में आजकल बच्चों के हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ऐसे मामलों को रोकें, गांव में FIR ना दर्ज हो, गांव में सफाई का काम रहे, गांव में किसी को ब्लड चाहिए तो उसको तुरंत उसे मुहैया कराएं। और इस तरीके से गांव में स्वच्छता का में नए लड़के जो है नशे की तरफ नहीं जाएं, वो अपना गेम्स की तरफ उस तरफ अपना ध्यान दें। ये करके इस तरीके की ज़्यादा उनकी होगी। बाकी जो जो चीज़ें उन्हें दिखेगी ये ठीक है, वो अपना आदमी जब करता है तो सामने आती है, वो करते रहेंगे। तो साहब, उनको पावर्स जो है वो क्या क्या दिए गए हैं? क्योंकि उसमें जो पोस्टर जो बना हुआ आया था उसमें ये लिखा गया था कि विधवा या बुढ़ापा पेंशन नहीं बन गई तो उनकी वो बनवाई जाएगी, थाने में कोई काम होगा तो उनका वो करवाया जाएगा। तो क्या उनको ये पावर्स दी गई है? ऐसे पावर कोई किसी को ट्रांसफ़र नहीं करते। ऑफिसर को अगर कोई बात कहते हैं, जेन्युइन बात होती है तो उसे ऑफिसर मान लेते हैं। वो उन्होंने एक बैनर मेरा ले रखा है, कोई किसी के नाम से अपना ग्रुप बना के कुछ भी चला सकते हैं, उसे कोई किसी को मना नहीं कर सकते। वीडियो को फंडामेंटली उनका अपना राइट है, वो चला रहे हैं। बच्चे मेरे हल्के के हैं, मुझे भी मेरी भी उन्हें ब्लेसिंग है, वो ठीक काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा कोई भी करे, ये करे, कल कोई और करे, उसको मैं उनके साथ हूँ, मेरा समर्थन रहेगा। तो सर, बिजली के जो खेतों में जो ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही है, आपने उसका जवाब भी दे दिया है कि उनको कुछ ही समय बाद कनेक्शन मिल जाएंगे। अभी हम बड़े जल्दी ही सर्कल वाइज नए टेंडर दे रहे हैं और बहुत तेज़ी से करवाएंगे। जैसे ही ये फसल कटेगी उसके अगले हम 3 महीने में बहुत तेज़ी से ट्यूबवेल कनेक्शन लगाएंगे। लेकिन सर, सवाल ये है कि इस बार जो अब नए बिजली कनेक्शन मिल रहे हैं उनको एक शर्त लगा दी गई कि आप अपने खेत में ड्रिप सिस्टम लगाओ, उसके बाद ही आपको कनेक्शन मिल पाएगा। देखिए, कई जगह आप भिवानी में, महेंद्रगढ़ में जाकर देखें, पानी 1500 फुट नीचे चला गया। हर साल किसान क्या करता है कि उस पर एक नीचे पाइप और डाल देता है, एक पाइप और लगे तो मोटर बढ़ जाती है, पानी और तेज़ी से निकलता है। मतलब आगे 20 साल के बाद तो पानी ख़त्म हो जाएगा, तो नई जनरेशन क्या करेगी? इस करके गाइडलाइंस है ऊपर से, सेंटर के भी, उसे हमारे चीफ मिनिस्टर भी इसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये लोगों के हित देख के करा जा रहा है, हमारा किसी के खिलाफ थोड़े। हैं पानी ख़त्म हो जाए तो कहाँ जाएंगे? तो ड्रिप से ये है कि सब चल रही है। इजराइल सारा ड्रिप इरिगेशन से खेती करे, दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी उनकी है, एक अच्छा स्टेप है। सर, लेकिन जो धान वाले जो किसान हैं वो ड्रिप से इरिगेशन कैसे करेंगे? देखिए, हमने इसे 30% पे कर दिया, लोग हॉर्टिकल्चर पे शिफ्ट हो। जैसे हमारे तेजाखेड़ा चौटाला में लेते हैं, हमारे तेजाखेड़ा गांव में मोर देन 50% लोग उस पर चले गए हॉर्टिकल्चर पे, सीट्रस के बाग हैं। तो अगर आप उस पर जाएंगे तो लोगों को फ़ायदा। आजकल जो हॉर्टिकल्चर पे, फ्लोरिकल्चर पे 2 एकड़ ज़मींदार वाला तो ख़त्म हो जा रहा है। अगर उसने और किसी की ज़मीन ठेके ले ली और उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसकी तो अपनी ज़मीन भी निकल गई। तो लोगों को अल्टीमेटली हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो साहब, इसी पे एक मैं और करूँगा। रानिया जो बेल्ट है वो ऑलरेडी जो है वो डार्क जोन में है, और वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचा है, जो कि उसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत वो आता है। तो वो लोग, वो धान की बेल्ट है, नाली बेल्ट है, तो वहाँ पे क्या सर ये इरिगेशन सिस्टम के लिए उसमें ड्रिप सिस्टम लगाना पड़ेगा? जो चल रहा है उससे तो अभी चल ही रहा है। उस पर अभी आपने जो क्वेश्चन करा है, इस पर कोई हमें ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। कोई ऐसी कंप्लेंट आएगी तो देखिए, डेमोक्रेसी है, सब चीज़ें आपस में बैठ के डिस्कस होती है। हम हर एक का, सारा किसान का भी इंटरेस्ट देखेंगे, पर हमारे नियम में क्या है वो सारी बात देख के ही तय होता है। क्योंकि डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ट्यूबवेल मैं दे रहा हूँ, अल्टीमेटली तो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, CM साहब पे है। अगर कोई ऐसा इशू आएगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। पर अभी हमें ऐसी एक रानिया में नहीं, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला सारा ही धान का इलाका है, हमें अभी तक कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई।
तो सब जिस तरह आप जो 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें बड़े कई जो है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री है वो पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे का गठन है, इस रैली में नींव रखी जाएगी। क्या लगता है तीसरा मोर्चा इफेक्टिव हो पाएगा तीसरे मोर्चे की नींव को लेकर? जो देवलाल के जन्मदिन की बात है वो तो एक उन्हें बनाना अच्छी बात है, मेरे पिता है, मैं भी समझ रहा हूँ अच्छा काम है, करें, श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है, हर साल होता रहा है जब से कर रहे हैं। पर तीसरे मोर्चे की बात मैं कहीं नहीं समझता। देखिए तीसरा मोर्चा 2 बार बना, एक बार तो 70 में बना जब जनता कांग्रेस पार्टी की उसके एट्रोसिटीज़ के खिलाफ एकदम पूरे देश में बगावत थी, जेपी मूवमेंट चला, तब तीसरा मोर्चा बना। उसमें 3 आदमी थे, मुरारजी देसाई, शिवचरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, जो मेन लीडर्स थे, और वो 2 साल में सरकार टूट गई। उसके बाद दूसरा जो मोर्चा बना वो 88 में बना जब देवलाल लीडर थे पार्टी के, और देवलाल ही मेन आर्किटेक्ट थे उसके, उन्होंने बनाया। तो उसमें बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवलाल, उसमें भी 3 आदमी बड़े थे। वो भी 1.5 साल के बाद, महम इलेक्शन के बाद वो भी टूट गया, बाई इलेक्शन के बाद। अब उतनी बड़ी कोई शख्सियत नहीं, मैं नहीं समझता ओम प्रकाश जी, चिराग पासवान, तेजस्वी और केजरीवाल ये कोई ऐसा मामला चला लेंगे। मुझे कतई विश्वास नहीं कि कोई तीसरे मोर्चे के लोग 2 पार्टी सिस्टम आ रहा है, एक कांग्रेस थी, एक बीजेपी थी, कहीं तीसरा मोर्चा तो कहीं है ही नहीं। हरियाणा में भी 1 सीट है, बताओ कहाँ तीसरा मोर्चा है, कहाँ बनेगा।